क्या होगा मोमेंटम? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मतलब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही क्या बनता है? मोमेंटम। इसी को किससे दिखाते हैं? p से। और p इज इक्वल टू मास को दिखाएंगे m से और वेलोसिटी को दिखाएंगे v से। यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट तो यूनिट दो में होगा, एक किस में? SI में। और SI में मास किस में जाता है? kg में, और ये जाता है मीटर पर। और दूसरा होगा CGS में, और CGS में ये किस में जाता है? ग्राम में, और वेलोसिटी जाता है सेंटीमीटर पर। आ रहा है? तो ये मोमेंटम है। मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम की धारणा आई न्यूटन के सेकेंड लॉ से। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ तो वही है, बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, अनटिल और अनलेस, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगे। ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है उस पे ये वर्ड आया मोमेंटम। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो इस पे क्या वर्ड आया? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, directly proportional to the rate of change of momentum। आया? और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? ये होता है, रेट माने क्या होता है? हमेशा पर यूनिट टाइम। तो मैं सीधा सीधा ऐसे लिखूंगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, या टाइम इंटरवल लिख सकते हो आप। आया? और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? फोर्स की। आया? तो यहां से क्या करते हैं, यहां से ऐसे लिखते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चेंज इन मोमेंटम को ऐसे लिखेंगे डेल P, और टाइम में चेंज को। आया? यहां पर इसी को आप इंस्टेंटेनियस चेंज लिख सकते हो, इंस्टेंटेनियस चेंज। इंस्टेंटेनियस चेंज में कुछ नहीं होता है, वो होता है डेल को बना दिया जाता है क्या? आ रहा है? बड़ा चेंज है तो डेल लिखेंगे, छोटा चेंज है तो डी लिखेंगे। आ रहा है? तो इसी को कैसे लिख सकते हैं? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई, अब ये तो मुझे पता चल गया d बाई dt डिफरेंशिएशन है। आ रहा है समझ में? तो अब देखो यहां से क्या किया, यहां से d बाई dt और p की जगह क्या रख दिया? आया? तो यहां से, हाँ, तो ये है ना मास इनटू। आया? तो अब देखो यहां से क्या होता है, यहां से अब भाई मल्टीप्लिकेशन का रूल लगता है। क्या लगता है? डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन का रूल बताया हूं। तो क्या बोलते हैं इसको? इसको ऐसे बोलेंगे कि एक बार m को छोड़ो और किसका डिफरेंशिएशन करना है? t v का। आया? और एक बार किसको छोड़ो और किसका डिफरेंशिएशन करना है? आया नहीं आया? यही डिफरेंशिएशन है। और यहीं से क्या होता है, इज इक्वल टू लगा दो प्रोपोर्शनल के बाद से, और उसको एक क्या बना दो, तो कांस्टेंट को मैं k बना दिया। आप कांस्टेंट को c भी बना सकते हो। आ रहा है? या आप ऐसे लिख सकते हो कांस्टेंट, और लिख सकते हो m dv बाई dt और प्लस v dm बाई, नहीं आया? आया? अब देखो dv बाई dt है क्या? ये बेसिक फॉर्मूला। आ रहा है? सेकेंड लॉ का ये फॉर्मूला है। अब इसमें क्या क्या वो है, देखो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट चीजें, जो dv बाई dt है यही क्या होता है? एक्सीलरेशन। आ रहा है? सोचो कि f और dm बाई dt क्या है? dm बाई dt का कोई नाम नहीं है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, m है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो दिक्कत क्या है, ये dv बाई dt क्या है? वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट।
अगर सोचो वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, अगर वेलोसिटी तो उसमें कोई चेंज, तो dv हो जाएगा 0। और अगर सोचो मास कांस्टेंट रहे तो dm हो जाएगा 0। नहीं आया, आया। तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, यहीं से क्या करेंगे, फर्स्ट इफ, फर्स्ट जो है इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v इज इक्वल टू ही क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन इसको देंगे 1, इक्वेशन क्या देंगे, तो इक्वेशन 1 से मुझे f इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कांस्टेंट एक, और यहां से m dv बाई dt 0, और यहां क्या बचेगा v dm बाई, तो यहां ओवरऑल बचा कांस्टेंट। अब यहां कांस्टेंट भी लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख लो यहां पर SI यूनिट में, इन SI यूनिट कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना होगा, आ रहा है, SI यूनिट में कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये इसको सीधा सीधा, तो अब यहां इसको कुछ लेने की जरूरत, तो अब देखो ये 0 हो गया तो बचा क्या v dm बाई, तो ये आपका इक्वेशन है जो आपको याद रखना है, आ रहा है। दूसरा इक्वेशन, दूसरा इफ मास इज कांस्टेंट, इफ, अब मास इज कांस्टेंट में कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू, अब मास कांस्टेंट है तो m जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो उसमें कोई चेंज, और कोई चेंज नहीं होगा, तो इक्वेशन 1 से F इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, m dv बाई dt और प्लस v इंटू dm, तो यहां से F इज इक्वल टू बनेगा m, और dv बाई dt मुझे पता है क्या होता है, तो यहीं से आता है F इज इक्वल टू, आया समझ में। तो ये F इज इक्वल टू ma का पूरा प्रूफ था, और ये पूरा प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एज 11th पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा। अब हम तीनों इक्वेशन लगाना सीखेंगे, उसको नहीं लगाना है, वो अभी आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ये वाले इक्वेशन को लगाना या तो ये है या तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, तो जब मास कांस्टेंट रहे, तो अभी तक हम मास कांस्टेंट वाली चीजें ही लगा रहे थे, आ रहा है, यही F है तो इसी को नेट फोर्स बना रहे थे, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, याद आ रहा है, पूरा उतार लेना ना, अच्छे से डबल डबल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन F इज इक्वल टू v dm बाई dt, ये इस पर बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम है, आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, इस फॉर्मूले पे प्रॉब्लम, F इज इक्वल टू mf पे तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए, आ रहा है, इस फॉर्मूले पे प्रॉब्लम, तो इस पे क्या है, देखो ऐसे ना, एक ये कन्वेयर बेल्ट है, आ रहा है, कन्वेयर बेल्ट है, ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ है, और ऐसे ये चल रहा है, ठीक है, कितनी स्पीड से, आ रहा है, तो एक कन्वेयर बेल्ट जो है वो v स्पीड से कॉन्स्टेंटली चल रहा है, मैं उस पर ऐसे छोटे छोटे मास के टुकड़े गिरा रहा हूं, आ रहा है, मास का, अब भाई मास में कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, या आप इसको, आप मान लो कि क्या है, रेत है, या वाटर है, या डस्ट पार्टिकल है, कुछ भी मान सकते हैं, हाँ उसका वेट है, आप इसको वाटर मान सकते हो, आप इसको डस्ट पार्टिकल मान सकते हो, इससे मुझे कोई मतलब, अब मैं गिरा रहा हूं तो 1 सेकंड में कितना केजी गिरा रहा हूं, आ रहा है, तो वो है, तो ऐसे लिखेंगे कि मास
is dropping on conveyor belt is at a rate of 5 kg per आ रहा है और बेल्ट इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर। तो ये स्पीड जो है ये 3 मीटर और ये जो गिर रहा है ये कितने स्पीड से गिर रहा है आ रहा है। तो बोला कि फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय द मास ऑन कन्वेयर बेल्ट। आया वो चल रहा है और उसमें मैं ऐसे इसको गिरा दिया तो कितना फोर्स अप्लाई हुआ। तो सीधा सीधा ये जो है केजी पर सेकेंड यही तो डीएम बाई डी टी है मास पर टाइम और डीएम बाई डी टी कितना है 5 और इसको यूनिट लिख सकते हो केजी पर सेकेंड नहीं आया। और वेलोसिटी कितनी है नहीं आया। तो इक्वेशन में सीधा सीधा सब तो पता चल गया। तो फोर्स कितना हो गया फोर्स कितना हो गया तो v की वैल्यू 3 और dm बाई dt की वैल्यू और कितना हो गया 15 और मुझे पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है नहीं आया। आया यही सब क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कि भाई ऐसे ना एक ट्रक चल रहा है ऐसे एक ट्रक चल रहा है ठीक है और ये पीछे से ऐसे खाली है ठीक है ऐसे ट्रक चल रहा है ये ऐसे मूव कर रहा है 30 मीटर पर और ऐसे रेनिंग हो रही है आ रहा है रेनिंग कितने केजी पर सेकंड से या आप इसको 1 केजी पर सेकंड से 1 सेकंड में 1 केजी पानी गिर जा रहा है आ रहा है। तो फिर से वही फाइंड फोर्स अप्लाइड ऑन द ट्रक बाय द रेन। तो फिर से सीधा सीधा क्या है फॉर्मूला F इज इक्वल टू वी डी एम बाई और v कितना है 30 और ये कितना है 1 तो कितना हो गया 30 और यूनिट नहीं आया। बनेगा ये सब मतलब ये सब एग्जैक्टली ऐसे लिए बताएगा नहीं कि यही फॉर्मूला लगाना है। आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी फिक्स दे दिया मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है आ रहा है और के रेट मास में चेंजेस आ रहे हैं किसमें चेंजेस आ रहे हैं तो इसीलिए भाई वैसा फॉर्मूला है नहीं आया। सर ये ऐसे ही रहेगा जैसे अभी f इक्वल्स टू v बाय v dm बाई dt और दूसरा हम लोग f इज इक्वल टू m तो बहुत सारा लगाना सीख लिए ना नहीं मतलब कि थोड़ा चेंज नहीं होगा जैसे हाँ कोई चेंजेस नहीं कोई चेंज नहीं फिक्स फॉर्मूला ठीक है। अब बात करते हैं मोमेंटम के बारे में। तो जो मोमेंटम है वो सीधा सीधा है मास इनटू वेलोसिटी मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स है और ये है मास इनटू। तो अब हम लोग बात करेंगे इस पे कंजर्वेशन पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तो उसका मोमेंटम हमेशा क्या रहता है कंजर्व रहता है आ रहा है व्हेन नो फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी its momentum will always conserved आ रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा तो मुझे पता है ना F इज इक्वल टू होता है dp बाई सीधा सीधा। अब मैं बोलूं कि भाई अगर F नो फोर्स इज अप्लाइड तो भाई सीधा सीधा F इज इक्वल टू तो इक्वेशन 1 से
फ्रॉम इक्वेशन 1 ये 0 हो गया dp बाई, अब फिर से यहाँ dp बाई dt इज इक्वल टू क्या हो गया, तो मुझे पता है कि किसी का डिफरेंशिएशन 0 है मतलब वो पक्का कांस्टेंट है। 2 का डिफरेंशिएशन 0, 5 का डिफरेंशिएशन आ रहा है, कांस्टेंट वाली चीजों का डिफरेंशिएशन क्या होता था, आ रहा है। तो इसमें सीधा सीधा क्या लिख दो कि p जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और p कांस्टेंट है तो p कभी बदलेगा, और p अगर नहीं बदलेगा तो मैं कैसे लिखूंगा, p इनिशियल इज इक्वल टू ही होगा p, आ रहा है, और तभी p में चेंज 0 है, तभी p में चेंज क्या है, p कांस्टेंट है, मतलब सीधा सीधा है ना कि p में चेंज क्या है, 0 है। तो भाई p में चेंज 0 है मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों क्या है, सेम है, आ रहा है। तो ये आपको यूज करना है, ये आपको क्या करना है। अब इसमें हम यूज कैसे करेंगे इसका, तो यूज दो टाइप का होगा। यूज कितने टाइप का होगा, दो टाइप का। पहले टाइप का होगा जब चीजें ब्लास्ट होंगी, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये क्या होगा, एक्सप्लोड होगा, आ रहा है। और दूसरा होगा जब चीजें मर्ज होंगी, या आप इसको बोल सकते हो कि क्या होगा, कोलाइड होगा, टकराएगा, आ रहा है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे क्या, ब्लास्ट, तो एक्सप्लोजन पढ़ेंगे। एक्सप्लोजन क्या है, सोचो कि एक ऐसा मास था, अब ये इनिशियली क्या था, रुका था, तो एट इनिशियली इज रेस्ट, रेस्ट है तो उसकी वेलोसिटी, तो v इनिशियल जो है वो क्या है, और v इनिशियल है तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका, p इनिशियल, ये है मास इनटू इसका मास m है ना। अब भाई इसका टोटल वैल्यू, तो इनिशियल 0 है तो फाइनल भी क्या होना चाहिए। अब हुआ क्या कि when it will explode into two parts, ये इसी में केस 1 है, एक्सप्लोजन का केस 1 है, आ रहा है, मतलब 1 का केस 1 कि जब एक्सप्लोजन कितने पार्ट में है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब एक्सप्लोजन 2 पार्ट में होगा तो ये सोचो ये मास है, ये टोटल m था, आ रहा है। अब एक्सप्लोजन होगा तो ये ऐसे करके फेंकाएगा, आ रहा है, मतलब हमेशा एक्सप्लोजन कैसा होगा कि अगर ये वाला हिस्सा पीछे जाएगा तो ये वाला हिस्सा इधर जाएगा, और जस्ट एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा पक्का, आ रहा है। उसकी वेलोसिटी मास अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है एक बड़े में टूटे और एक, आ रहा है, लेकिन उसका क्या सेम रहेगा, मोमेंटम, मोमेंटम में कोई चेंज। तो अब ये प्रूफ करना है कि मोमेंटम में कोई चेंज, तो अभी मैं देखा कि इनिशियल मोमेंटम अगर रुका हुआ था तो उसका कितना है, तो अब जब ये दो पार्ट्स में टूटेगा, जब ये कितने पार्ट में टूटेगा, दो पार्ट्स में, तो ये केस 1 है ना, ध्यान रखना। तो जब ये दो पार्ट्स में टूटेगा तो ऐसे करके ये मान के चल दो पार्ट्स में टूट गया, एक पार्ट का नाम आया m1 और दूसरे पार्ट का नाम आया, और मुझे पता है कि m1 प्लस m2 ही क्या है, भाई ये जो टोटल मास था अगर ये 10 kg है तो हो सकता है 5-5 में टूट जाए, हो सकता है 8 और 2 में टूट जाए, हो सकता है 9 और, हो सकता है 6 और 4 में टूट जाए, नहीं आया समझ में। तो इसीलिए m1 और, अब भाई m2 भागा इधर v2 वेलोसिटी से, तो m1 भागेगा इधर, नहीं आया समझ में। और m1 अगर v1 वेलोसिटी से भागा है तो अब मैं इसका कौन सा मोमेंटम लिखूंगा, फाइनल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम p फाइनल लिखा जाएगा। वो कैसे लिखा जाएगा, अब भाई मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मोमेंटम में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में, तो इसका मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, इधर,
और कितना है इसका मोमेंटम, तो ये है m2 इंटू, और इसका मोमेंटम कहाँ है, अपोजिट है, अपोजिट है तो किसमें क्या लगा दिया, और इसको क्या लिखा m1 इंटू, इसका मास इंटू वेलोसिटी, इसका मास इंटू, और एक उधर गया तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, उधर को आप ऐसा भी लिख सकते थे, इसको पॉजिटिव ले सकते थे इसको, तो मैं कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस वाला लगाया हूं कि ये प्लस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस एक्स, ये, तो उधर जो जाएगा वो पॉजिटिव, इधर जो जाएगा वो नहीं आया, समझ आ रहा है। तो अब मैं फाइनल मोमेंटम लिख लिया, लेकिन मुझे पता है कि फ्रॉम इसमें जो एक्सप्लोजन आया है ये मैं तोड़ा नहीं हूं, जो एक्सप्लोजन हुआ है वो मैं नहीं किया हूं, ये अपने आप हुआ है। जैसे बम में आग लगा दो, बम में आप कोई फोर्स, आप ना उस पे हथौड़ा मारे ना पकड़ के उसको खींचे, वो खुद ब खुद एक्सप्लोड हुआ, और खुद ब खुद एक्सप्लोड हुआ तो मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स उस पे क्या है, जीरो है, मैं कोई फोर्स, और जब मैं कोई फोर्स नहीं लगाया हूं मतलब उस पे मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अगर मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊं तो उस पे मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। नहीं आया समझ में, तो अभी ये क्या हुआ, खुद से ही एक्सप्लोड हो गया, तो इस पे कोई मोमेंटम, और कोई मोमेंटम नहीं है, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम P इनिशियल इज इक्वल टू P, नहीं आया, और P इनिशियल कितना है और P फाइनल कितना है, m2 v2 और m1, तो यहां से आपको पता चला कि m1 v1 इज इक्वल टू क्या है, तो जब ये दो हिस्सों में टूटेगा तो पहले हिस्से का मोमेंटम दूसरे हिस्से के मोमेंटम के बराबर होगा, नहीं आया। तो अब इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई ऐसे एक ऑब्जेक्ट था ऐसे, ठीक है, टोटल मास था इसका कितना 10 केजी, और इनिशियली क्या था, इनिशियली एट रेस्ट, और रेस्ट मतलब P इनिशियल क्या है, तो अब ये सब इतना बड़ा हर बार लगाने की जरूरत, मुझे पता है कि सीधा सीधा जब दो हिस्सों में टूटेगा तो पहले हिस्से का मास इनटू वेलोसिटी दूसरे हिस्से के मास इनटू वेलोसिटी के आ रहा है। तो अब इसमें क्वेश्चन आया, अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्टकट ये है कि ऐसा क्वेश्चन आया, ये एक 6 केजी में टूटा और एक ये 6 केजी वाला अगर 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भाग रहा है, कहां, ऊपर की ओर, तो 4 केजी वाला कितनी वेलोसिटी से भागेगा, नहीं आया। तो क्या निकालना है इसमें, फाइंड v, आया कि नहीं आया, बनेगा, तो कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा शॉर्टकट क्या है, 6 इंटू 20 और इधर 4 इंटू, नहीं आया, यही वाला फॉर्मूला लगा दिया, m1 v1 इज इक्वल टू m2, तो कितना हो जाएगा ये 4 5 जा 6 5 जा, तो इससे एक चीज ये भी पता चला कि जो हैवियर मास है वो कम वेलोसिटी से भागता है और जो लाइटर मास है वो, आ रहा है समझ में, ऐसे ये सब बनेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर, अब इसी में केस 2, इसी में केस 2, व्हेन इट विल एक्सप्लोड इनटू 3 पार्ट्स, जब ये कितने पार्ट्स में एक्सप्लोड हो, अब 3 पार्ट्स में एक्सप्लोड होगा, तो फिर से वही दिक्कत कि अब भाई देखो 1 2 3, तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 ही है, फाइनल अब इसको कितने हिस्से कर दिया, आया, एक v1 इधर गया, ये गया और ये गया, तो अब तो भाई तीनों अलग अलग है, मैं हमेशा मानूंगा क्या, मैं हमेशा मानूंगा कि एक इधर जा रहा है तो दूसरा, लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है, अब 3 अलग अलग हिस्से हैं, मुझे उसको 2 बनाना है, मुझे उसको कितने बनाने हैं 2,
तो मैं क्या करूंगा, मुझे भाई हमेशा एक बराबर करने के लिए दो ही होते हैं, एक इधर तो दूसरा। दिक्कत क्या है यहाँ, यहाँ दिक्कत क्या है, इसका मोमेंटम डायग्राम कैसा बनेगा, 1 2 3, इसका मोमेंटम इधर गया m2, इसका मोमेंटम इधर गया और इसका मोमेंटम इधर गया जो इधर जा रहा था m3। सबसे पहले ये देखना है कि कौन से दो मोमेंटम एक दूसरे से 90 डिग्री पे जा रहे हैं, आ रहा है। इससे क्या पता चलेगा, आप उसका रिजल्टेंट निकाल लोगे। नहीं आया, सोच कि अगर ये कुछ एंगल पे जाते हैं तो इनका मैं पैरेललोग्राम लगा करके क्या निकाल देता, नेट। नहीं आया, पैरेललोग्राम लगा के मैं क्या निकाल देता, नेट निकाल देता। आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे क्या मिलता, ये मिटा दूं, सोच क्या होता। अब मैं इसको इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि ये P1 है, ये जो है P3 है और ये जो है ये आ रहा है। तो सोच कि भाई अगर ये P2 इधर जा रहा है, P3 इधर जा रहा है और P1, अगर मैं इन दोनों के बीच का एंगल पता है तो मैं इनका रिजल्टेंट निकाल देता हूं पैरेललोग्राम से। और रिजल्टेंट हमेशा, ये तो कुछ भी बना दिया मैं, रिजल्टेंट हमेशा क्या रहेगा, इसी के अपोजिट रहेगा जस्ट। तो ये जो P रिजल्टेंट आ रहा है ये किसका आ रहा है, P रिजल्टेंट ये आ रहा है P2 एंड, तो ये कैसे निकलेगा P रिजल्टेंट, P रिजल्टेंट निकलेगा अंडर रूट P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर 2P2 P3 और cos थीटा। आया। तो अब क्या हुआ, दो मिलकर के एक हो गया, तो अब यहां पर अकेले क्या बचा P1 और इधर क्या बचा P रिजल्टेंट। नहीं आया, तो सीधा सीधा P1 इज इक्वल टू होगा P रिजल्टेंट के। नहीं आया, और P1 इज इक्वल टू को P रिजल्टेंट मतलब क्या है, P1 को लिख सकता हूं M1 V1 और P रिजल्टेंट को क्या लिख सकता हूं M2 V2 स्क्वायर M3 V3 स्क्वायर प्लस 2 M1 M2 सॉरी M2 M3 V2 V3 और cos। नहीं आया, आया। तो अब इससे मुझे क्वेश्चन बनाना है। इसमें इजी क्या रहेगा, इसमें इजी ये रहेगा कि आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो दो मोमेंटम 90 डिग्री पे चल रहे हैं, 90 डिग्री पे चलते तो cos 90 0, तो बचेगा क्या, सिर्फ अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस, आ रहा है। तो जो 90 डिग्री पे चल रहे हैं उनका नेट जो एक्स्ट्रा है उसके। नहीं आया, आया। ये एकदम ध्यान रखना, जब तीन हिस्सों में टूटेगा तो किसी भी दो का रिजल्टेंट तीसरे के आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैं इन दोनों का भी रिजल्टेंट निकाल के इसके बराबर कर सकता हूं, इन दोनों का भी रिजल्टेंट निकाल के, लेकिन रिजल्टेंट किसका निकालना है, जो इजी निकल जाए। और वो इजी तब निकलेगा जब 90 डिग्री में होगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस या अंडर रूट A स्क्वायर प्लस, ये थे ना ये सब, याद है। एक साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। लॉ ऑफ मोशन बहुत बड़ा है, मतलब ये इस चैप्टर का बड़ा पोर्शन है 11th चैप्टर का। जैसे देखिए क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास था कितना केजी, 30 केजी, और इनिशियली क्या था, इनिशियली एट रेस्ट पे था, तो P इनिशियल इसका क्या है, ठीक है। अब इट विल एक्सप्लोड into 3 parts, 10 kg, 12 kg and 8 kg, टोटल 13 हो गया क्या, हेलो, टोटल 30 हो गया। अब
10 kg and 8 kg are going perpendicular to each other with velocity 2 meter per second and 3 meter. Find velocity of, कौन सा बच गया, 12 वाला, 12 kg मास। आया, ये क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन जो अभी पढ़े वही। तो भाई ऐसे 3 हिस्सों में टूटा, तो ऐसे में 3 हिस्सा बना दिया, आ रहा है। एक हिस्सा इसको बना दिया 12 kg, इसको बना दिया 10 और इसको बना दिया 8 वाला और 10 वाला एक दूसरे से कितने एंगल पे चल रहे हैं? तो 8 वाले का मोमेंटम कितना है? अरे मोमेंटम, हाँ ठीक है, 8 वाले का मोमेंटम कितना है? 8 इंटू 3, ये 3 मीटर। ये 10 वाले का वेलोसिटी कितना है और इसका ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है वो मुझे, तो मुझे पता है ना, जो 90 डिग्री में है उसका रिजल्टेंट। तो 90 डिग्री वाले का, ऊपर वाले का मोमेंटम कितना आया? 12 भी। इधर वाले का मोमेंटम कितना आया? 8 3 सा, और इधर वाले का मोमेंटम कितना आया? 20 नहीं आया। और दोनों के बीच का एंगल कितना है? तो मुझे पता है 90 वाले का रिजल्टेंट ही इसके, तो मैं क्या क्या निकालूंगा कि भाई सीधा सीधा इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट ऑफ 20 एंड 24, तो ये कितना होगा? सीधा सीधा √20 का स्क्वायर प्लस, नहीं आया, तो जो भी वैल्यू आएगी 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 576, आ रहा है, तो ये हो जाएगा 976। कोई दिक्कत? अब भाई इसकी वैल्यू निकाल लो तो बता दो कितना आएगा। √976, 36 37 ऐसी कुछ आएगा, 36 पॉइंट समथिंग पॉइंट में आएगा। कितना आएगा? 31 में आ रहा है, 31 में वो भी 996 ही बना √976 निकाल लो ना वैल्यू। हाँ, इतना आ रहा है यार, उसके ज्यादा आ जाएगा, फिर वर्ड कॉम्प्लेक्स कर देगा। ये ऐसा क्यों आ रहा है यूनिट में? तो आप ये क्यों निकाल रहे हो? आप सीधा ये निकालो, जीरो करो। ये देखो ये रूट है, कितना निकालना है? 976 कितना है? 31.24, तो 31.2 ले सकते हैं। आया, अब 31.2 हो गया, ठीक है। तो अब मुझे पता है, और यही रिजल्टेंट किसके मोमेंटम के बराबर होगा? तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31.2 डिवाइडेड बाई, तो डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है? 2. तो 2.6 मीटर पर, तो देखो 12 kg वाला मास कितने वेलोसिटी से चलेगा? 2.6। नहीं आया, आया। अब इसमें कुछ भी गोल कर सकता है। अभी वेलोसिटी दे दिया, 12 kg का वेलोसिटी नहीं दिया, वो निकाला। हो सकता है इसका मास ही नहीं देता, पर वेलोसिटी दे देता। आ रहा है? जैसे देखो, जैसे क्वेश्चन, two parts have same momentum moving perpendicular to each other। आ रहा है?
एक्सप्लोड इनटू 3 पार्ट्स एट रेशियो 3:1 आ रहा है 3:1 अब फिर से वही कि अगर दो पार्ट्स जो हैं उनके सेम मोमेंटम है और मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, बोलेगा फाइंड मोमेंटम ऑफ थर्ड मास। मोमेंटम निकालना है। और इसके अलावा क्या बोला, ये भी बोल सकता है कि एफ वेलोसिटी ऑफ थर्ड मास is 10 meter per, find its mass आ रहा है, velocity of third mass is 10 meter per second and small masses has velocity of 15 meter per second। तो फिर से find थर्ड मास आया। तो फिर से क्या बनेगा कि कितने रेशियो में टूटा, 3। तो भाई एक को 3, एक को 1, एक को आया। इसका वेलोसिटी कितना है 10। अच्छा थर्ड मास की वेलोसिटी 10 है और इसकी भी 15 है और इसकी भी नहीं आया। और टोटल कितना मास था, तो ये 3 ऐसे नहीं लिखना है, ये ऐसे लिखना है कि तीसरा हिस्सा गया, तीसरा हिस्सा ये रखा, एक एक हिस्से ये लो। तो कैसे निकालूंगा 3x प्लस एक्स प्लस एक्स, तीसरा हिस्सा पहला हिस्सा इज इक्वल टू कितने केजी के बराबर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो x की वैल्यू 8 आ गई, तो पहला वाला कितना रखा है 3 हिस्सा 3x, x की जगह 8, तो ये कितना केजी हो जाएगा, नहीं आया। दूसरा हिस्सा कितना रखा और तीसरा हिस्सा भी नहीं आया, समझ में आया। रेशियो दिया था तो रेशियो को मैं x मान लिया कि पहला हिस्सा 3x, दूसरा हिस्सा x और तीसरा हिस्सा नहीं आया। सो मैं रिवाइज करो मैथ्स, ठीक है। तो हिस्सा समझ में आ गया, और हिस्सा समझ में आ गया तो मैं देख लिया कि x की वैल्यू 8 है, मतलब पक्का ये 8 दिया 24, 8 3 24, ये 8 ये भी, तो सबका मास पता चल गया। तो मास निकालने की कोई जरूरत नहीं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है लेकिन चला लेंगे। अब भाई वेलोसिटी भी दे दिया है, वेलोसिटी नहीं देता सिर्फ मोमेंटम देता, तो थर्ड मास का मोमेंटम क्या है 240 आ रहा है, तो मोमेंटम ऑफ थर्ड मास विल बी 240। नहीं आया। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत, तो ऐसे पूरे क्वेश्चन ढूंढ के बनाने हैं। मैं इसके शीट आपको प्रिंट निकाल के दूंगा, उसको आपको बनाना रहेगा, ठीक है। बस एक्सप्लोजन आज के लिए इतना ही है। मतलब एक्सप्लोजन पूरा खत्म हो गया। हाँ, ये मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक्सप्लोजन पूरा खत्म हुआ है, कोलिजन बचा है। तो कोलिजन में भी बहुत सारे पार्ट आएंगे, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन आ रहा है, फिर उसमें एनर्जी वगैरह भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है।